अध्यापक दिवस होने के कारण आज का दिन स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए बहुत खास था। स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। विद्यालय के प्रांगण में अध्यापक दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। सभी विद्यार्थी प्रांगण में उपस्थित थे और प्रिंसिपल सर माइक पर गुरु की महिमा का गान कर रहे थे। जलता है वह दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है और इसी के साथ ही पूरा विद्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी अचानक आई एक सायरन की आवाज़ से सब अध्यापक और बच्चे चौंक गए। वह आवाज़ जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी की सायरन की थी। प्रिंसिपल सहित स्कूल के सभी अध्यापक हैरान थे कि इतने बड़े अधिकारी उनके उस छोटे से स्कूल में क्यों आए थे। अपनी गाड़ी से उतरकर जिला मजिस्ट्रेट सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए। उन्हें ऑफिस में जाते देख प्रिंसिपल भी तेज कदमों से ऑफिस में पहुंचे। अरे सर, आप अचानक यहाँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रिंसिपल ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा। तो सामने बैठा अधिकारी बोला, दरअसल बात यह है कि मुझे इस स्कूल के एक अध्यापक चंद्रमोहन जी से मिलना है। चंद्रमोहन जी का नाम सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह गए कि आखिर इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से अध्यापक से क्या काम हो सकता है, लेकिन उन्होंने डीएम साहब से कोई सवाल करना उचित नहीं समझा। सर, दरअसल यह बात है कि चंद्रमोहन सर कुछ वर्ष पहले ही रिटायर हो गए थे, इसलिए अब वह यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आती। यह सुनकर डीएम साहब कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन उनका एड्रेस तो होगा आपके पास? तो प्रिंसिपल ने कहा, जी मैं अभी रजिस्टर में देखकर उनका पता आपको बता देता हूँ। थोड़ी ही देर में चंद्रमोहन सर का पता ढूंढकर प्रिंसिपल ने उन्हें दे दिया, जिसे देखकर डीएम साहब के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपका धन्यवाद, कहते हुए जैसे ही डीएम साहब कुर्सी से उठने लगे तो प्रिंसिपल सर को और भी अधिक उत्सुकता हुई यह जानने की आखिर डीएम साहब उनसे मिलने को इतने बेचैन। जिज्ञासा शांत करने हेतु वह पूछ ही बैठे, सर लेकिन आपको उनसे क्या काम है? तो डीएम साहब वापिस कुर्सी पर बैठ गए और बोले, एक बहुत बड़ा कर्ज है उनका मुझ पर जो मैं चुकाना चाहता हूँ, इसलिए उनसे मिलना था। यह बात सुनकर प्रिंसिपल साहब प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी ओर देखने लगे तो डीएम साहब सारी बात विस्तार से प्रिंसिपल सर को बताने लगे और बोले, वर्षों पहले मैं भी इसी स्कूल में ही पढ़ा करता था। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो उस समय चंद्रमोहन सर हमारी कक्षा को गणित और नैतिक शिक्षा के विषय पढ़ाया करते थे। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते सर ने सभी विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि अगर तुम सभी को 100-100 रुपये मिल जाए तो तुम उन रुपयों को क्या करोगे? यह सवाल सुनकर सारे विद्यार्थी बहुत उत्साहित हो गए थे। सबने अलग अलग जवाब दिए। कुछ बच्चों ने कहा, हम उन पैसों से ढेर सारे चिप्स और चॉकलेट खरीदेंगे। तो कुछ ने कहा, उन पैसों से हम अपने लिए खिलौने खरीदेंगे। किसी ने वीडियो गेम खेलने की इच्छा जताई तो किसी ने खूबसूरत से कपड़ा खरीदने की। फिर बारी आई मेरी। जब सर ने मुझे पूछा कि मैं उन 100 रुपये का क्या करूँगा तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि ना तो मैं कोई खिलौना खरीदना चाहता था, ना ही खाने पीने का कोई चीज़। मेरी इच्छा उन सब लोगों से बहुत अलग थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने कक्षा में अपनी इच्छा बताई तो सारे बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर सर मेरे पास आए और दोबारा वही सवाल पूछा तो मैंने कहा, सर अगर मुझे 100 रुपया मिल जाते तो मैं अपनी माँ के लिए नज़र का चश्मा बनवा कर दूंगा। इतना सुनते ही सब बच्चे हंसने लगे। उन्हें मेरी इच्छा बहुत अटपटी लग रही थी। चंद्रमोहन सर ने सब बच्चे को चुप रहने को कहा और फिर मुझसे पूछने लगे, लेकिन बेटा तुम चश्मा ही क्यों खरीदना चाहते हो? दूसरे बच्चों की तरह कोई गेम, खिलौना या अपनी पसंदीदा चीज़ क्यों नहीं? क्योंकि चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि सर जब मैं छोटा सा था मेरे पिताजी तो तभी चल बसे थे। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। मेरी माँ ने उनकी जाने के बाद मुझे पाला पोसा, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही है और फिर भी खर्च के लिए पैसे कम रह जाते हैं तो मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मेरा खर्चा पूरा करती है। लेकिन अब उनकी आंखें कमज़ोर होने लगी है। सुई में धागा डालने लगती है तो डलता नहीं, कभी कभार तो सुई भी हाथों में चुभ जाती है। अगर मैं उनकी आंखों के लिए चश्मा बना दूंगा तो उन्हें काम करने में आसानी होगी। मेरी सारी बात सुनकर चंद्रमोहन सर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, जो जवाब तुमने मुझे दिया है ना, उसे पता चलता है कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कितना प्यार है। तुम्हारे विचार जानकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़े आदमी बनोगे और अपनी माँ का नाम रोशन करोगे।
उसके बाद चंद्रमोहन सर ने मुझे इनाम स्वरूप 100 रुपया दिया और उसके साथ साथ अपनी जेब में से एक और 100 का नोट निकालते हुए बोले, यह मैं तुम्हें अलग से दे रहा हूँ, इन्हें भी तुम अपने पास रखो और जब तुम्हारे पास खूब पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। प्रिंसिपल सर की सारी बात बताते बताते डीएम साहब की आंखें आंसुओं से झिलमिलाने लगी और फिर बोले, उसके बाद चंद्रमोहन सर ने बहुत बार मेरी मदद की। मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वह मुझे अपने पैसों से खरीद कर किताबें ला कर देते थे। वह मेरी पढ़ाई का खास ध्यान रखते थे, इसलिए शाम को अपने घर पर मुझे कोचिंग भी दिया करते थे, लेकिन बदले में एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनके मुझ पर बहुत से एहसान है। अगर आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए आज मैं उनसे मिलने यहाँ पर आया हूँ ताकि उन्हें उनके पैसे लौटा सकूँ। यह बात सुनकर प्रिंसिपल सर भी बहुत भावुक हो गए। चंद्रमोहन सर का एड्रेस लेकर डीएम साहब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर चंद्रमोहन सर के घर जाने के लिए निकल गए। परंतु जब वहां पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मालूम पड़ा सर तो वहां रहते ही नहीं। घर के नए मालकिन ने बताया वह तो अपने परिवार के साथ यह घर बेचकर किसी दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वे लोग कहाँ रहते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं था। आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उनके नए घर का एड्रेस भी मिल गया। बिना देरी किए डीएम साहब उस पत्ते पर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वह बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। दरवाजे की बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की बाहर आई और उन्हें देखते हुए बोली, जी किससे मिलना है आपको? तो डीएम साहब ने कहा, मुझे चंद्रमोहन जी से मिलना है। उसी समय भीतर से आवाज़ आई, दरवाजे पर कौन है मीना? अरे साहब ये तो किसी चंद्रमोहन से मिलना चाहते हैं। फिर अंदर से एक आदमी निकल कर आया और पूछने लगा, आपको पिताजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? डीएम साहब समझ गए कि वह आदमी चंद्रमोहन सर का बेटा है और बोले, दरअसल मुझे चंद्रमोहन सर का एक कर्ज चुकाना है जो बहुत वर्ष पहले मैंने उनसे लिया था। यह सुनकर चंद्रमोहन जी का बेटा हैरान रह गया क्योंकि उसने तो 2 वर्ष पहले ही अपने पिता का अपने घर से बाहर निकाल दिया था और किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस आलीशान घर में रहता था। जब से उसने अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ा था उसके बाद से उनसे उनकी कोई खबर नहीं ली थी। उससे तो यह तक नहीं मालूम था कि वह जिंदा भी हैं या नहीं। परंतु अब पैसे की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और मन में लालच। और फिर बोला, अच्छा तो आपको पिताजी के पैसे लौटाने हैं, लेकिन पिताजी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वह अपने गांव गए हुए हैं। आपको जो भी पैसा देना है आप मुझे दे सकते हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो डीएम साहब बोले, जी नहीं, मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि वह गांव गए हैं तो मुझे गांव का ही पता दे दीजिए, मैं वहां उनसे मिलने चला जाऊंगा। यह सुनकर चंद्रमोहन जी का बेटा थोड़ा घबरा गया और फिर बोला, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं, जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। फिर डीएम साहब बोले, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि चंद्रमोहन सर कहाँ हैं? डीएम साहब ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया और बताया कि 2 वर्ष पहले ही वह अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। फिर डीएम साहब ने चंद्रमोहन जी के बेटे से उस वृद्धाश्रम का पता पूछा जहां वह रहते थे और तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो आश्रम के मैनेजर के पास गया और उनसे चंद्रमोहन सर के बारे में पूछताछ की। तो मैनेजर उन्हें सर के कमरे में ले गया। कमरे के भीतर जाने से पहले डीएम साहब ने अपनी सभी सिक्योरिटी गार्ड को बाहर ही रहने को कहा क्योंकि वे उनसे अकेले में मिलना चाहते थे। जैसे ही वह कमरे के अंदर गए तो देखा कि चंद्रमोहन जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह बेहद कमज़ोर और बीमार लग रहे थे, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। वे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बुढ़े नजर आ रहे थे। यह देखकर डीएम साहब का मन भर आया। उन्होंने जाकर सर के पैर छुए तो चंद्रमोहन जी बोले, तुम कौन हो बेटा और मुझसे मिलने क्यों आए हो? माफ़ करना, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, कहते हुए चंद्रमोहन जी उठकर बैठ गए। तभी डीएम साहब उनके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सर मेरा नाम आकाश है, आकाश मेहता। बहुत साल पहले जब आप स्कूल में अध्यापक थे उस समय मैं आपका विद्यार्थी हुआ करता था। यह बात सुनकर चंद्रमोहन जी को अपने दिमाग पर जोर डालने लगे। उनकी याददाश्त अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर डीएम साहब ने कहा, सर आपको याद है एक बार आपने मुझे 200 रुपये दिए थे, जिसे 100 इनाम स्वरूप थे और बाकी के 100 मेरी माँ का चश्मा बनवाने के लिए। और साथ में आपने यह भी कहा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब वे 100 रुपया मैं आपको लौटा सकता हूँ।
उसके बाद भी आपने मेरी बहुत बार सहायता की थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊं। इतना सुनते ही चंद्रमोहन जी को सब कुछ याद आ गया। उनकी आंखें भीग गई और आंखों से आंसू निकलकर उनके कुर्ते को भिगोने लगा। यह देखकर आकाश थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर सर उसे देखकर ऐसे रो क्यों रहे हैं। सर, आखिर बात क्या है, कोई परेशानी है क्या? आकाश ने पूछा। लेकिन चंद्रमोहन जी कुछ न बोल पाए। तभी वृद्धा आश्रम का मैनेजर कमरे के अंदर आया और बोला, बेटा, जिस पिता को बुढ़ापे में उसकी इकलौती औलाद ने ही धुतकार दिया, उसके पास आंसू बहाने के अलावा क्या रास्ता बचा होगा? इनका अपना बेटा, जिसे इन्होंने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, जिसे उसके पैरों पर खड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसी बेटे ने वृद्धा अवस्था में इन्हें अपने घर से निकाल दिया। उम्र की इस पड़ाव पर जब इन्हें अपने बेटे की सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने इन्हें अकेला छोड़ दिया। यह बात सुनकर आकाश की आंखों में आंसुओं से भर उठी। फिर चंद्रमोहन जी बोले, बेटा, तुम्हें तो मैंने उस समय केवल 100 रुपये दिए थे। मेरे द्वारा की गई वह छोटी सी मदद भी तुम आज तक याद है? तुम मुझे वह पैसा लौटाने के लिए यहाँ तक चले आए, और एक मेरी अपनी संतान है जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पाई पाई जोड़कर उसका जीवन संवारा, एक पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन उसने मेरी कदर न की, मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। कहते कहते चंद्रमोहन जी फूट फूट कर रो पड़े तो आकाश उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, प्लीज़ रोइए मत सर, बदनसीब होते हैं वह बेटे जो अपने माँ बाप को महत्व नहीं जानते। फिर चंद्रमोहन जी बोले, अच्छा बेटा, यह तो बताओ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो आकाश बोला, जानते हैं सर, वह स्कूल छोड़ने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। बारहवीं के बाद मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं। पूरी लगन के साथ मैंने पढ़ाई की और सर, आज आपका आकाश जिला मजिस्ट्रेट बन चुका है। इतनी बात सुनते ही चंद्रमोहन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आकाश की पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश बेटा, मुझे यकीन था कि एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज तुम्हें इस ओहदे पर देखकर तुम्हारे इस अध्यापक को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद अपने अध्यापक से मिलकर आकाश को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर तक दोनों यूं ही बातचीत करते रहे। फिर चंद्रमोहन जी ने पूछा, अच्छा आकाश, तुम्हारी माता जी कैसी हैं? तो आकाश ने उदासी भरे स्वर में कहा, सर, वह तो पिछले साल ही स्वर्ग सिधार गई, बहुत बीमार रहती थी। फिर आकाश ने कहा, अच्छा सर, अब आप अपना सामान पैक कीजिए और मेरे साथ चलिए। यह सुनते ही चंद्रमोहन जी अचंभित से रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो डीएम साहब बोले, सर, आपकी जगह यह वृद्धा आश्रम में नहीं है। मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद आकाश ने आश्रम के मैनेजर से बात की और चंद्रमोहन जी को वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठाया और वहाँ से सीधा अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही गाड़ी की सायरन देते हुए घर के गेट तक पहुँचे तो गार्ड ने गेट खोल दिया। आकाश का बहुत बड़ा और आलीशान घर देखकर चंद्रमोहन जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अंदर पहुंचकर आकाश अपनी गाड़ी से उतरा और चंद्रमोहन जी को भी सहारा देते हुए गाड़ी से उतारा और बोला, सर, आज से यही आपका घर है, अब आप हमारे साथ यहीं रहेंगे। आकाश के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते ही चंद्रमोहन जी हैरान रह गए। उनकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे और आकाश को अपने गले से लगा लिया। तभी आकाश की पत्नी और बेटा बाहर आए तो आकाश ने उन्हें चंद्रमोहन जी से मिलाया। तो आकाश की पत्नी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनका बेटा तो उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर वे सब लोग अंदर आ गए। आकाश ने अपनी पत्नी को चंद्रमोहन सर के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्होंने आकाश को पढ़ने लिखने में सहायता की थी। यह सुनकर आकाश की पत्नी के मन में उनके लिए सम्मान की भावना और अधिक बढ़ गई। डीएम साहब के घर में चंद्रमोहन सर की खूब अच्छे से देखभाल हो रही थी। आकाश का बेटा उन्हें दादू कहकर बुलाता था, उनके साथ खूब मौज मस्ती करता था। धीरे धीरे चंद्रमोहन जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, परंतु रह रहकर मन ही मन अपने खुद के बेटे की करतूत के बारे में सोचकर वह बेहद उदास हो जाते और उनकी आंखें भर आती। फिर आकाश के बारे में सोचने लगते जिसे केवल 100 रुपया देकर उन्होंने एक छोटी सी मदद की थी। आज उसने उन पैसों की कीमत उन्हें नई जिंदगी देकर चुकाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चंद्रमोहन जी का बेटा, जो सरकारी नौकरी पर था और रिश्वत लेकर काम किया करता था, एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उस पर रिश्वत लेने का आरोप में केस दर्ज कर लिया गया और नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। वह जानता था कि अब उसके पिता चंद्रमोहन जी वृद्धाश्रम में नहीं रहते, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट के एक बड़े से आलीशान घर में रहते हैं।
इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने का उसे कोई हल नहीं सूझ रहा था। इसलिए वह सीधे अपने पिता से मिलने के लिए डीएम साहब के घर पहुंच गया, लेकिन गेट पर ही गार्ड ने उसे रोक दिया। फिर चंद्रमोहन जी का बेटा बोला, मेरे पिता चंद्रमोहन जी यही रहते हैं, मैं यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया हूँ। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं रोककर घर के अंदर आया। उसने चंद्रमोहन जी से कहा कि बाहर कोई आदमी आया है जो स्वयं को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलने का जिद कर रहा है। यह चंद्रमोहन जी को चंद्रमोहन जी गार्ड से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जैसे ही चंद्रमोहन जी गेट पर पहुंचे तो उनका बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, आपने इसे नालायक बेटे को माफ़ कर दीजिए पिताजी। तो चंद्रमोहन जी ने कहा, कौन बेटा, किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। वह तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरे को धुतकार कर वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया था कि मुझे बुढ़ापे में अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत है, अपनों के साथ की ज़रूरत है। मैंने उसे लाख मनाने की कोशिश की थी, परंतु उसने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। चंद्रमोहन जी के मुंह से यह बात सुनकर उनके बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रिश्वत लेने के आरोप में मुझ पर एक केस चल रहा है जिसमें सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं और मेरी हार तय है। उसके बाद मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पिताजी, केवल आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। आप डीएम साहब से कहकर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलवा लीजिए। तो चंद्रमोहन जी बोले, बेटा, यह सब तो तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है और उन बुरे कर्मों की सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैंने तो तुम्हें हमेशा से ही अच्छी शिक्षा दी थी कि बेईमानी के पैसे से सदा दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब इस सज़ा से तुम्हें मैं तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हम जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। इतना कहकर चंद्रमोहन जी वापस घर के अंदर आ गए और गार्ड से बोले कि इस आदमी को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दो, यह एक बहुत बड़ा मुजरिम है। इसके बाद उनका बेटा वहाँ से निराश होकर चला गया। शाम के समय जब डीएम साहब घर आए तो उन्हें सारी बातों के बारे में पता चला कि चंद्रमोहन जी का बेटा यहाँ उनसे मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धुतकार कर भगा दिया। डीएम साहब भी अच्छी तरह जानते थे कि वह कितना धूर्त इंसान है, इसलिए उन्होंने भी उस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन के बाद चंद्रमोहन सर अपने शिष्य और उनके पूरे परिवार खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कैसी लगी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।